नमस्कार दोस्तों, स्टेट संग्राम पर मैं रोहित एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 4 नंबर का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जा रहा है। यह अरिहंत का प्रैक्टिस सेट है भैया। अरिहंत का बुक का ये 9 फरवरी की क्लास थी जो 12 बजे आपकी चलनी थी कि नेटवर्क की अनुपस्थिति के कारण यह क्लास नहीं चल पाई, जिसका प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप लोग इससे भी देख लीजिएगा और 10 तारीख को क्लास जो होगी 5 नंबर प्रैक्टिस सेट उसे भी देखिएगा। तो चलिए 100 प्रश्न इसमें पूरे कराए जाएंगे 1 घंटे के अंदर। आपको समय व्यतीत करना 50, अगर अभी आपको लाइव ला करके 20 मिनट पूरे करा दिए जाएँ, जैसे मान लीजिए हमें 20 क्वेश्चन आपको 50 मिनट में कराए जाएँ तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। आपको 60 मिनट में 100 प्रश्न कराए जाएंगे और बिल्कुल मतलब आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। अब इसमें थ्योरी नहीं पढ़ाई जा रही, तो थ्योरी पढ़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें आपको थ्योरी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1 जिसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न मिलेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। अभी आप देख सकते हैं कि आपका पहला प्रश्न है कि अग्निशमन वस्त्र जो हैं किससे बनाए जाते हैं। तो अग्निशमन वस्त्र सर किससे बनाए जाते हैं, या आप देखिए कि अभ्रक से या एस्बेस्टॉस से या टैल्क से या स्टीटाइट से। तो अग्निशमन वस्त्र जो होते हैं आपके एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। और आग लगाने में जो होती है, आग लगाने में सहायक गैस कौन सी होती है सर, तो ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है सर। और आग बुझाने में सर कौन सी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर कौन सा क्वेश्चन है कि भारत की प्राचीन प्राचीन कला जो होता है, प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना सर किसने की थी। तो भारत का प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना सर किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, नंदलाल बोस ने की थी, या आसित कुमार हल्दर ने की, या अमृता शेरगिल ने की। तो 2 का ऑप्शन देने का प्रयास कीजिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है भारत की प्राचीन कला मतलब इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है कि मंसूरी सर कहाँ स्थित है। मसूरी आपका सर 3 नंबर क्वेश्चन कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में मसूरी आपका स्थित है। उत्तर प्रदेश में क्या है सर, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाता है। मध्य प्रदेश में क्या है, तो सर मध्य प्रदेश में जो है आपको बता दें कंदारिया महादेव का मंदिर कहाँ पाया जाता है सर, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका क्या है स्क्रीन पर 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सर, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो आप बताइए आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक है। 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में होती है। यंग हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर होती है सर। अब क्या है, तो इसका बताइए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण मतलब सरकार के अंश सम्मिलित हो जाते हैं, मतलब सरकार का अधिपत्य हो जाता है। राष्ट्रीयकरण यह होता है कि यह सरकार के नियंत्रण में आ जाएगा। तो यह कब होता है, तो आपको बता दें 1 जनवरी 1949 को जो है रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है, 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट आपका क्या है 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, कौन सा ज्वालामुखी उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उद्भव की आधार पर वर्गीकृत किए गए। सर ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी उद्भव के आधार पर होते हैं। तो उद्भव के आधार पर कौन होते हैं सर, तो जागृत ज्वालामुखी होता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है, मृत ज्वालामुखी होता है, पर यौगिक ज्वालामुखी नहीं होता है। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो भी रिजर्व बैंक से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति को उद्देश्य नहीं है, मतलब मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट और मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना या सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो सर आर्थिक विकास मतलब मुद्रा नीति का संबंध आ रहा है, मतलब धन से, अर्थ मतलब धन से होता है। तो आर्थिक विकास मतलब प्रोत्साहित करेगा, तो या तो सही है सर। वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट करेगा, सर सही है। मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करेगा, तो सर सही है। पर सामाजिक न्याय को सुनिश्चित आर्थिक नहीं करेगा, मतलब मुद्रा नीति जो है सामाजिक न्याय को सुनिश्चित नहीं करेगा। यह आपका 6 नंबर आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर जिसे आप कहेंगे कि अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख
किस लिपि में है सर? तो अशोक का मानसेहरा या सावजगढ़ी अभिलेख सर किस लिपि में है? अशोक के अधिकांश लिपि किस में पाए जाते हैं सर? ब्राह्मी लिपि में पाए जाते हैं। आपको बता दें ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है सर? तो बाएं से लेकर के दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि सर कैसे लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, मतलब ब्राह्मी का उल्टा लिखी जाती है। तो अशोक के अधिकांश लिपि जो हैं, अधिकांश जो आपके बता दें कि जो होते हैं अभिलेख वह किस में पाए जाते हैं? तो ब्राह्मी लिपि में पाए जाते हैं। जबकि अशोक का मानसेहरा है और शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में पाया जाता है? तो आप इसके बताने का प्रयास कीजिए कि कौन सा हो जाएगा। तो इसमें यह खरोष्ठी लिपि हो जाएगा। जो है अशोक का मानसेहरा है और शाहबाजगढ़ी अभिलेख खरोष्ठी लिपि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि भारत में किस उद्योग में सर जो होता है सर्वाधिक लोग कार्यरत होते हैं? जूट उद्योग में और कपड़ा उद्योग में या लौह इस्पात उद्योग में, चीनी उद्योग में? तो भारत के किस उद्योग में भैया सर्वाधिक लोग कार्यरत होते हैं? तो आपको बता दें सर्वाधिक लोग कार्यरत किस में होंगे? तो मतलब कपड़ा उद्योग जो होता है इसमें सर्वाधिक लोग कार्यरत होते हैं। जैसे जॉब जो ज़्यादा लोग कहाँ पाएंगे? तो कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग जॉब करते हैं। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसे आप 9 नंबर क्वेश्चन जो आप है इसे बताइए कि क्या है बनी ठनी जो है किस चित्र शैली से सर संबंधित है? बनी ठनी तो मतलब क्या है? इसका मतलब चित्र शैली है या किससे संबंधित है? बूंदी शैली से है या किशनगढ़ शैली से है या चावंड शैली से है या जयपुर शैली से है? तो आपको बता दें किशनगढ़ शैली से क्या संबंधित है? बनी ठनी जो चित्र शैली है या किशनगढ़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्या है 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र सर कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र जो है कावेरी बेसिन में है या कच्छ बेसिन से है? मतलब भारत का सबसे ज्यादा खनिज तेल कहाँ से निकाला जाता है यह आपसे पूछा जा रहा है, या कावेरी बेसिन से या कच्छ बेसिन से या असम क्षेत्र से? तो मुंबई हाई जिसे आप कहते हैं या मुंबई अपतट क्षेत्र कहते हैं, वहां से सबसे बड़ा खनिज तेल मतलब सबसे अधिक खनिज तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे सर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। पर इस बुक में आप देखेंगे तो वहां पर सिराज गोपालाचारी दिया था, तो यह गलत हो जाता। पर यहाँ पे क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता है। जब यहाँ पे आपका पूछा जाए कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सर भारतीय जब पूछा जाता तब आप कौन करते? सिराज गोपालाचारी करते। पर यहाँ पे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल आप क्या कहेंगे? सिराज गोपालाचारी नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन क्लिक करेंगे। यह क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। आपको इसलिए प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं क्योंकि हम कंटेंट निकाल रहे हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट कंटेंट निकाल रहे हैं, इसलिए आपको हम सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट भी करा दिया जाए। क्योंकि कुछ लोग आएंगे कहेंगे प्रैक्टिस सेट हमें नहीं कराया गया है। तो आपको बता दें अरिहंत के पूरे 15 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल इसीलिए कराए जा रहे हैं कि आपको लगे कि हाँ बिल्कुल अरिहंत के भी प्रैक्टिस सेट हम दे दिए हैं, कि बाद में आप जब हम टॉपिक पढ़ाने लगे तो आप ये न कहें कि हमें प्रैक्टिस सेट करवाइए। तो टॉपिक पूरे तैयार हो रहे हैं कि कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? कुल्लू घाटी सर किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी सर कहाँ स्थित है? किसके बीच है? लद्दाख और पीर पंजाल के बीच, रणज्योति और नागटीवा के बीच, लेजेर हिमालय शिवालिक के बीच, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच? तो भैया कुल्लू घाटी जो है यह बताने का प्रयास कीजिए। तो आप बता दें लद्दाख व पीर पंजाल के बीच जो है कुल्लू घाटी स्थित है। नेक्स्ट आपका क्या है? सोपान कृषि कहाँ की जाती है? मतलब सोपान कृषि जो होती है, सोपान सर क्या है आपसे पूछा जाएगा तो सर कृषि है। अब सोपान कृषि सर कहाँ होती है? पहाड़ों के ढलान पर होती है, शुष्क क्षेत्रों में होती है, या छतों पर होती है, या पहाड़ों की चोटी पर होती? तो भैया शुष्क क्षेत्रों में नहीं होती, छतों पर नहीं होती। तो आपको दो ऑप्शन दे दिए कि पहाड़ों के ढलान पर होगी या पहाड़ों की चोटी पर होगी सर। तो पहाड़ों के ढलान पर जो है सोपान खेती की जाती है। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन मतलब क्या है कि कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर भारहीन व्यक्ति महसूस करता है। जैसे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती हैं इसमें व्यक्ति जो होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट जैसे भारहीन मतलब भार नगण्य मानता है, नगण्य मतलब शून्य होता है, समझता है कि भार हमारा कम हो चुका है। तो यह किसके कारण? क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल क्या होता है उस स्थान पर शून्य होता है, या चंद्रमा के आकर्षण बल
पर संतुलित होता है सर, तो आप बताइए इसमें क्या होगा? अभिकेंद्र बल के समान होता है या सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है? तो यह इसमें आप बताइए। तो यही आपको बता दें, अभिकेंद्र बल के समान होता है सर। क्या होता है? पृथ्वी का आकर्षण बल जो होता है यह अभिकेंद्र बल के समान होता है। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जब डिटर्जेंट डाला जाता है, जब जैसे मान लीजिए डिटर्जेंट जो है आप शुद्ध जल मतलब पानी में आप डालते हैं तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? अब आपको पृष्ठ तनाव का एक उदाहरण जरूर बता दे रहे हैं कि पृष्ठ तनाव का एक उदाहरण जो होता है, वर्षा की पानी की जो बूंदें होती हैं, वर्षा में जो पानी की बूंदें वह बनती हैं सर, वह किस कारण बनती हैं? तो वह बता दें आपको पृष्ठ तनाव के कारण ही वह वर्षा की पानी की बूंदें बनती हैं। तो अब आपको पूछा गया कि शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव सर क्या होगा? घट जाएगा या बढ़ जाएगा या अपरिवर्तित हो जाएगा या अपरिमित हो जाएगा? तो 15 नंबर का क्या हो जाएगा सर? घट जाता है। मतलब शुद्ध जल में जब आप डिटर्जेंट डालेंगे तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। सुपरनोवा सर क्या है? पुच्छल तारा है या ग्रहिका है या विस्फोटी तारा है या ब्लैक होल है? तो सर पुच्छल तारा क्या होता है, मतलब सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा आपको बता दें यह विस्फोटी तारा होता है। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 17 नंबर जो क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से सर ली गई है? तो मौलिक अधिकार आपको बता दें, यहाँ आप लिख भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पॉलिटी से यहाँ हर वर्ष क्वेश्चन पूछा गया है। तो मौलिक अधिकार सर किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार सर जो है भाग 3 में है, आपके भाग 3 में है। और अनुच्छेद में कितने हैं सर? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार होते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों की व्यवस्था सर किस देश से ली गई है, मतलब किस देश से अपने संविधान में जो होता है सब चीज कहीं ना कहीं से ली गई हैं। तो मतलब यह मौलिक अधिकार सर कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से या संयुक्त राज्य अमेरिका से या सोवियत संघ से या कनाडा से? तो 17 नंबर का क्वेश्चन बताइए। तो आपको यूएसए जिसे आप आज कहते हैं उसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। तो मौलिक अधिकार की जो है अभिकल्पना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा, ब्रिटेन से सर क्या लिया गया है? यह इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटेन से सर आपको बता दें नागरिकता जो है ब्रिटेन से ली गई है। नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोंडल ने, देखिए पाल शासक जो कौन थे, पाल शासक का संस्थापक कौन था सर? तो गोपाल हो जाता है। पर आपसे पूछा गया है कि किस पाल शासक को गुजराती कवि सोंडल ने उत्तरापद स्वामीन कहा, मतलब उत्तर पद का स्वामीन कह दिया या उत्तर दिशा का स्वामी कहा सर? तो किसने कहा था, किसको कहा? गुजराती कवि सोंडल थे। और इन्होंने किसे कहा सर? धर्मपाल को कहा या गोपाल को कहा या देवपाल को कहा? इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा धर्मपाल। तो इन्होंने क्या कहा? गुजराती कवि को धर्मपाल मतलब उत्तर पद का स्वामी बताया। नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सर जो होता है कि किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट जो है आपका रंग बदलता है? हीमोग्लोबिन के कारण, वर्ण की लवक के कारण या क्लोरोफिल के कारण? तो आपको बता दें क्लोरोफिल के कारण जो होता है पत्तियों का हरा रंग जो होता है वह किसके कारण होता है? वह क्लोरोफिल के कारण होता है। लेकिन जो होता है कि उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो वर्ण की लवक की उपस्थिति के कारण जो होता है गिरगिट आपका क्या होता है? रंग बदलता है। नेक्स्ट आपका क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि आयोडीन की कमी से आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है सर? अवट अतिक्रिया होता है या घेंगा होता है या मिजेट होता है या मधुमेह होता है? तो 20 का आप बताइए, इनने का प्रयास कीजिए कौन सा हो जाएगा? तो घेंगा जो आपका है बिल्कुल सही हो जाएगा। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होगा? घेंगा होता है। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्रचुरतम मात्रा में मतलब सर्वाधिक मात्रा में खाद्य प्रोटीन को 2 स्रोत होते हैं, जिनमें कौन से हैं? तो सर्वाधिक मात्रा में आपको सुना होगा कि सोयाबीन में जो होता है सर क्या होता है?
प्रोटीन पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन में जो होता है प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत होते हैं सर। तो प्रचुरतम मात्रा में मतलब सोयाबीन और मूंगफली जो होता है आपका, सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। फिर 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लार जो है किसके पाचन में सहायक है। लार किसके पाचन में सर सहायक होता है, प्रोटीन के पाचन में, स्टार्च के पाचन में, या फाइबर के पाचन में, या वसा के पाचन में। तो लार जो है किसके पाचन में सहायक होता है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान का। अब इसमें क्या हो जाएगा, स्टार्च के पाचन में जो है 22 का बी सही हो जाएगा। स्टार्च के पाचन में क्या होता है, लार किसके पाचन में, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट आपका क्या 23, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी स्थित टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना के सही रूप को निरूपित करती है। कौन सी स्थिति जो होती है टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही निरूपित करती है। जब भ्रूण बनने की प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास जो होता है बाह्य होता है। अब आपको बता दें कि क्या होता है, निषेचन बाह्य होता है और विकास जो होता है आंतरिक होता है। यह क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना जो होती है, जब निषेचन क्या होता है बाह्य होता है और विकास जब आंतरिक होता है, यह टेस्ट ट्यूब की घटना होती है पूरी। अब नेक्स्ट आपका क्या है 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या आप कह सकते हैं इस जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने प्रारंभ किया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, जिसे अपहरण सिद्धांत भी कहा जाता है, हिंदी में आप क्या कहेंगे, अपहरण का सिद्धांत कहते हैं। अपहरण का सिद्धांत कहते हैं। अपहरण का सिद्धांत सर किसने दिया, लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सर किसने दिया था, 24 हो जाएगा, तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा आपका। लॉर्ड डलहौजी ही के शासनकाल में भारत में सर्वप्रथम ट्रेन चलती हैं 1853 में, मुंबई से थाने के बीच ट्रेन चलती है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी ने क्या दिया, अपहरण का सिद्धांत सर दिया था। अपहरण का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है 25 नंबर क्वेश्चन है कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सर किसने किया। तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सर किसने किया, यहाँ पे आपको बता दें कि वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी थी। सरदार की उपाधि जो थी बारदौली की महिलाओं ने ही दी थी। तो बारदौली सत्याग्रह किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार तो यहीं पर नाम इनका दिया गया, मतलब बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की भूमिका निभाने वाला, मतलब सरदार संबोधित किया, तभी से इनको क्या कहा जाने लगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा। पहले इनका नाम वल्लभ भाई पटेल ही था। तो इनको क्या है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सर किसने किया, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट आपका क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर किसने की थी। 26 का आंसर देने की कोशिश करें, सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, या इनमें से कोई नहीं। 26 का आंसर कौन हो जाएगा, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका क्या है, बहुराष्ट्रीय सर कंपनी क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, बहुराष्ट्रीय का क्या अर्थ होता है, या बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। 27 मतलब ऐसा व्यक्ति जो कई देशों में जा चुका है, ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना व्यापार का संचालन कर चुकी है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कई देशों की नागरिकता है, विकासशील देशों की सहायता के लिए संगठित कोई संगठन है। तो आपको बता दें ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपना व्यापार का संचालन करती है, मतलब बहुराष्ट्रीय हो गई। जैसे आप इस समय पतंजलि सुन रहे हैं, तो पतंजलि इस समय क्या है, बहुत देशों में व्यापार कर रही है, इसे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी कह सकते हैं। तो क्या है, ऐसी कंपनी जो कई देशों में व्यापार का संचालन करती है। नेक्स्ट आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के केरल विश्व के नक्शे में आ गया। आंध्र प्रदेश आपको बता दें यूरेनियम के उत्पादन में वैसे ही अग्रणी होता है, पर आपको बता दें तुमालीपला एक जो है इसका जिला है जो निक्षेप के कारण विश्व के नक्शे में आ गया था। तो यूरेनियम के निक्षेप के कारण ही यह जो है विश्व के नक्शे में आ गया था। नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर
29 में अब क्या दिया गया है कि दूरदर्शन का जो अब है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत में दूरदर्शन की शुरुआत सर कब हुई थी। दूरदर्शन की शुरुआत 1959 में होती है सर। तो दूरदर्शन की शुरुआत 1959 में भारत में होती है। तो दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक सर कौन था? हम लोग था, बुनियाद था, या रामायण था, या शांति था? तो दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था वह हम लोग था। नेक्स्ट आपका क्या है? अजंता चित्रकारी किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी जो है किससे संबंधित, विषय वस्तु से संबंधित है। अजंता जो है, अजंता की गुफा कहाँ है सर? तो अजंता की गुफा सर महाराष्ट्र में है। या किस वंश से संबंधित है? तो यह आपको बता दें गुप्त वंश से संबंधित है। ये गुप्त वंश से संबंधित है। अब यह है कि विषय वस्तु इसकी किससे संबंधित है? जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से, बौद्ध धर्म से होता है सर। तो 30 का आंसर आप दीजिए। तो यहाँ पे क्या है? इसकी चित्रकारी जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। जबकि अजंता चित्रकारी कब हुई थी? गुप्त काल में ही हुई थी। और यह कहाँ है? यह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शालीमार बाग या निषाद बाग कहाँ स्थित है? शालीमार बाग और निषाद बाग सर कहाँ स्थित है? यह आप बताइए। जम्मू में है, श्रीनगर में है, गुलबर्ग में है, या लद्दाख में है? 31 का आंसर क्या होगा? तो यह आपको बता दें कि श्रीनगर में आपका होगा। श्रीनगर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत का जनक सर किसे कहा जाता है? 32 का आंसर क्या है कि आधुनिक भारत का सर जनक किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को, महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को, या भगत सिंह को? तो आधुनिक भारत का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। या 32 का आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने ब्रह्म समाज की सर स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। आधुनिक भारत का जनक या आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे या किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? बाल गंगाधर तिलक जो थे, आपको बता दें यह क्वेश्चन भले ना पूछा जाए पर आपसे पूछा जाएगा, महात्मा गांधी जो हैं या किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? सर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं या महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? यहाँ पे इसका आंसर बता दीजिए कि बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु। और महात्मा गांधी के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। 34 नंबर का आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में सर नहीं आता? निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? 324 में है, या कल भी क्लास में बताया गया था और आज भी बताया जा रहा है। अब क्या है, निर्वाचन आयोग जो है किसके कार्य क्षेत्र में सर नहीं आता? निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में सर नहीं आता। तो क्या है? भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना या भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना। राष्ट्रपति का जो है, राष्ट्रपति भारत के किस अनुच्छेद में है? मतलब भारत में जो किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति सर अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति आपको बता दें, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। लोकसभा अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। जबकि आपको बता दें राज्यसभा 80 में है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में होती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या दिया गया है कि भारत का प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री सर किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 75 में भारत का प्रधानमंत्री होता है। अब यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव जो है अनुच्छेद जो है यह निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में क्यों नहीं आता? क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री को जनता नहीं चुनती, बल्कि जब लोकसभा सांसद को चुनती है, लोकसभा सांसद जो मिल करके यह प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। तो भारत का प्रधानमंत्री का चुनाव जो है निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। नेक्स्ट आपका क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से संसद से संबंधित सर नहीं है। संसद सर किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 79 में है। अनुच्छेद नंबर 79 में सर क्या है? संसद है। संसद से संबंधित नहीं है। आमुख है, स्थगन है, भंग करना है, या बर्खास्त करना है। तो संसद में जो क्या होता है सर,
स्थगन शब्द आप सुनेंगे, भंग करना सुनेंगे, आमुख सुनेंगे, पर बर्खास्त नहीं। कोई संसद में कोई नियुक्ति थोड़ो होती है जो बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो संसद में आप ये नहीं, संसद से संबंधित नहीं है तो क्या है, बर्खास्त करना, यह संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, 36 आप बताइए कि किससे संबंधित है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, पृथ्वी का चंद्रमा पर। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा तो आता है, पर पृथ्वी और सूर्य के चंद्रमा, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सर ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती होती है। असिंचित खेती मतलब सिंचित नहीं होती, अत्यधिक असिंचित खेती होती है। कनेरा के मैदान में, दक्कन के पठार में, कोरोमंडल तट में, गंगा के मैदान में। तो दक्कन के पठार जो होता है यहाँ अत्यधिक असिंचित से खेती होती है। नेक्स्ट आपका 38 नंबर क्या है, खजुराहों का कांदरिया महादेव का मंदिर सर कहाँ है, अभी हमने बताया मध्य प्रदेश में है सर। तो खजुराहों का कांदरिया महादेव का मंदिर सर किसने बनवाया था, 38 का तो चंदेलों ने आपका जो है कांदरिया महादेव का मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट आपका क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन आपका है, कर्म का सिद्धांत सर संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से। तो 39 का आंसर देने की कोशिश कीजिए, तो यह मीमांसा से संबंधित हो जाता है। कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण सर कहाँ मिलता है। ले आपको बता दें सबसे पुराना पुराण कौन सा है, सबसे प्राचीन पुराण आपसे पूछा जाए तो मत्स्य पुराण हो जाता है, मत्स्य पुराण हो जाता है। अब यहाँ पे पूछा है कि पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ मिलता है लिंग पूजा का, तो आपको बता दें मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट आपका 41 नंबर है कि झूम सर क्या है। झूम क्या है 41 में पूछा है। झूम यह खेती है या लोक नृत्य है या नदी घाट का नाम है या जनजाति है। तो आपको बताते हैं झूम खेती होती है, झूम या खेती होती है, यह क्या है, एक कृषि का एक तरीका है, कृषि का क्या है, एक तरीका है। नेक्स्ट आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि गोवा की राजभाषा सर क्या है। गोवा की राजभाषा क्या है, कोंकणी है, पुर्तगाली है। आपको बता दें कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है राजभाषा का उल्लेख मिलता है। 8वीं अनुसूची में जो है, अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख मिलता है। राजभाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है सर, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में मिलता है। 8वीं अनुसूची में मिलता है। तो गोवा की राजभाषा क्या है, तो गोवा की राजभाषा कोंकणी हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्या है 43 नंबर क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल क्या होती है सर, तो खरीफ की फसल जैसे चावल है, चावल यह क्या है, खरीफ की फसल है, मतलब जिसे धान से चावल निकलता है, तो यह क्या हो जाता है, खरीफ की फसल हो जाती। तो खरीफ की फसल सर कब काटी जाती है, तो खरीफ की फसल नवंबर के प्रारंभ में इसमें काटी जाती है। तो नवंबर के प्रारंभ में जब फसल की खरीफ की काटी जाती है तो मतलब गेहूं बोया जाता होगा, तो गेहूं सर क्या है, रबी की फसल हो जाती है। नेक्स्ट आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का मरुस्थल विहीन विद्युमान महाद्वीप कौन सा है। विश्व का जो मरुस्थल जहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, मतलब क्या है, यह 3 तरफ से सागर से घिरा होने के कारण प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। और 3 तरफ से जो है सागर से घिरा है, 3 तरफ सागर से जब यह घिरा है तो इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। तो यह क्या हो जाता है, इसे रोटी की डलिया भी कहा जाता है। यह आपका क्या है, यूरोप होता है। नेक्स्ट आपका 45 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर। नेक्स्ट आपका जो ये 45 में क्या दिया हुआ है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य सर कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में है या उड़ीसा में है। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। पर आपसे पूछा जाएगा दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो दुधवा नेशनल पार्क जो है यह कहाँ है, यह उत्तर प्रदेश में है। तो दुधवा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है भैया, हाथी के लिए या शेरों के लिए, तो हाथी के लिए दुधवा नेशनल पार्क सर किससे संबंधित है, हाथी के लिए है। नेक्स्ट आपका क्या है 46 नंबर क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति, नई ऊर्जा, मतलब नया ऊर्जा किसे समृद्ध कर दिया था। यह 46 का आंसर क्या होगा सर,
किस, अब आपसे बताते हैं सिख में कितने गुरु हुए हैं, तो सर 10 गुरु हुए हैं। सिख गुरु के संस्थापक कौन माने जाते हैं, संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो गुरु नानक जो हैं आप सिख गुरु के संस्थापक माने जाते हैं। अब क्या है, गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, जो है मंदिर की स्थापना की थी अमृतसर में, जो है स्वर्ण टेम्पल की स्थापना की थी। अब क्या है, गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, पर नई शक्ति, नई ऊर्जा, नई उज्ज्वलता पर किसने दी थी, 46 ने तो गुरु गोविंद सिंह ने ही दी थी। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में क्या किया था सर, खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका क्या था, 47 नंबर क्वेश्चन है कि लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है, मृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी या निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो आपको बता दें, जब लंबे समय तक जैसे कोई विद्यार्थी शांत रहता है, फिर एग्जाम आने पर जब वह ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है तो वह सुषुप्त विद्यार्थी होता है। मतलब जब अभी तक जब लोग, कुछ लोग शांत बैठे हैं कि हाँ कैसे तैयारी करना है, क्या नहीं करना है, अब जब जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वह बिल्कुल क्या कहते हैं, वह ज्वालामुखी भड़क उठेगा और वह तैयारी करने निकल पड़ेगा, तब वह देखिएगा क्लास को। तो क्या होता है, वह सुषुप्त विद्यार्थी होता है, पर जो ज्वालामुखी लंबे समय के बाद फटता है या विस्फोट होता है वह क्या होता है, सुषुप्त ज्वालामुखी होता है सर। 47 में क्या है कि लंबे समय के बाद सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण आपको बता दें, विसुवियस ज्वालामुखी जो है, विसुवियस ज्वालामुखी जो आपका यह होता है, यह क्या है, यह सर किसका उदाहरण है, यह सुषुप्त ज्वालामुखी का ही उदाहरण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिखों की लिपि कौन सी है, सिखों की लिपि कौन सी है, शारदा लिपि, देवनागरी लिपि या ब्राह्मी लिपि या गुरुमुखी लिपि। तो आपको बता दें 48 नंबर जो है, सिखों की लिपि जो है गुरुमुखी लिपि है। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ सर किसने किया था, तो गुरु अंगद जो थे, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था। अब क्या है कि सिखों की लिपि क्या, गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसने किया था, गुरु अंगद ने किया था। मोनालिसा क्या है सर, एक चित्र है, एक गायिका है या फ्रांसीसी गुप्तचर है या उपन्यास है। तो 49 का आंसर देने की कोशिश कीजिए, यह एक क्या हो जाएगा सर, मोनालिसा एक चित्र है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 नंबर है कि विश्व का ब्रेड, अभी हमने बता भी दिया है कि क्या कहा जाता है, विश्व का ब्रेड या बास्केट या रोटी की डलिया सर किसे कहा जाता है, मानसूनी प्रदेश को, भूमध्य सागरीय प्रदेश को या शीतोष्ण प्रदेश को। आपको बता दें विश्व का ब्रेड या बास्केट या रोटी की दलिया हमने बताया था यूरोप को कहा जाता है। यूरोप क्या होता है सर, प्रायद्वीपीय महाद्वीप होता है, पर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व का ब्रेड बास्केट किसे कहा जाता है, तो शीतोष्ण घास प्रदेश को कहा जाता है। यह 50 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सामान्य हिंदी के प्रश्न आपके पास आएंगे और यहाँ पे बिल्कुल 50 प्रश्न हिंदी के भी हम कराएंगे इसी में। अब क्या है, खंड बा है, यहाँ से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यह अरिहंत का प्रैक्टिस सेट है, बल्कि यह हमारा प्रैक्टिस सेट नहीं है, यह अरिहंत का प्रैक्टिस सेट है। जब हम अपने हिसाब से क्वेश्चन कलेक्शन करेंगे उसमें आप कहना कि लेवल अप है या लेवल डाउन है, पर इसमें कुछ ना कहना, इसमें आप केवल प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर इसके बाद हम अपनी क्लास जो शुरू करेंगे उसमें मैराथन होगी और टॉपिक वाइज क्लास होगी, उसको आप पूरी क्लास देखते रहिएगा। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। 51 में क्या पूछा है कि यम का पर्यायवाची सर क्या होता है, सूर्यपुत्र होता है, धर्मराज होता है या कीनाश होता है। तो सूर्यपुत्र मतलब क्या होता है, यमराज का पर्यायवाची होता है, धर्मराज होता है, कीनाश होता है, मतलब ये सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, प्रगतिशील का विलोम सर क्या होगा, तो आपको बता दें विलोम का अर्थ क्या होता है सर, उल्टा होता है या व्युत्क्रम होता है। तो प्रगतिशील का विलोम क्या होगा, प्रगतिशील में क्या लग गया, उपसर्ग लग गया, अ उपसर्ग लगने से यह क्या हो गया, अप्रगतिशील हो गया, इसका विलोम क्या है, अप्रगतिशील हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, परस का तत्सम क्या होता है, तत्सम सर शब्द कठिन होते हैं और संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत से जब हिंदी में शब्द बदल जाता है तो तद्भव हो जाता है। तो परस का सर शब्द क्या होगा, तत्सम शब्द क्या होगा, सरस होगा, छूना होगा, स्पर्श होगा या संपर्क होगा। तो परस का जो है तत्सम शब्द क्या होता है सर, स्पर्श होता है। स्पर्श का तद्भव क्या होता है सर, तो स्पर्श का तद्भव जो है परस होता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर
4 नंबर क्वेश्चन है कि अनन्य में कौन सा उपसर्ग होता है। उपसर्ग क्या होते हैं सर? शब्दों के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। मतलब जैसे अभी यहाँ पे क्या लगा कि आ उपसर्ग लग गया तो शब्दों का अर्थ बदल गया, मतलब विलोम हो गया, उसका प्रगतिशील का अप्रगतिशील हो गया। ऐसे क्या लगता है, उपसर्ग लग करके अर्थ को बदल देते हैं, विशेष अर्थ ला देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा उपसर्ग लगा है? अन्न धन, यह शब्द होता है सर अन्न धन, अन्य होता है। अन्न धन क्या होता है सर? अन्न होता है। अन्न धन अन्न होता है। तो यह जब आ यहाँ पे आ जाता है सर तो क्या होता है, यह अनन्य हो जाता है। जब अनन्य हो जाता है तो यहाँ पे सर कौन सा उपसर्ग लगा है? यह लगा तो यह वाला ना है, हलंत वाला, पर यहाँ पे यह ऑप्शन नहीं दिया है तो आपको यही करना पड़ेगा, अनन्य करना पड़ेगा, अन्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका 55 नंबर क्वेश्चन है जो संधि का उदाहरण हो सकता है। संधि सर कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की सर संधि होती हैं। स्वर संधि होती है, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। यह स्वर संधि जो होती है, यह स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, संधि 3 प्रकार की होती है। अब यहाँ पे आपको कौन सी संधि का पार्ट पूछा गया है यह बताइए। तो निर्भय हो गया, निर्भय के कौन है? निधन भय है, निर्भय है, निभय है, तो निभया है। तो आपको बता दें जो यह विसर्ग होता है, नी जो है विसर्ग है, फिर भय है, फिर क्या है, यह जो विसर्ग होता है यह रा का रूप ले लेता है तो क्या हो जाएगा, निधन भय, मतलब क्या है इसमें विसर्ग संधि है सर, तो विसर्ग संधि निर्भय हो जाता है। नेक्स्ट आपका आंसर है 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि पीतांबर में सर कौन सा समास है? पीतांबर में कौन सा समास है? अब समास क्या होता है सर? जो समास क्या होता है, अब द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अव्ययी समास में पहला पद अव्यय होता है, बहुब्रीहि समास में कोई समास प्रधान, कोई शब्द प्रधान ना होकर के तीसरा शब्द प्रधान होता है, या तीसरा जो होता है कि कर्ता प्रधान होता है। और कर्मधारय समास क्या होता है सर? विशेषण विशेष वाले समास होते हैं, विशेषण विशेष वाले आपके समास आ जाते हैं। और क्या है, जैसे कर्मधारय समास है महात्मा हो जाता है, तो महात्मा भैया उनके कर्मों की विशेषता बता रहा है, महान है जो आत्मा, मतलब महात्मा, वह कर्मधारय समास हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या है, पीतांबर मतलब पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है कि अव्ययी समास कौन सा है सर? तो अव्ययी समास इसमें बताने का प्रयास कीजिए। 57 नंबर है श्रद्धापूर्वक, प्रतिवर्ष, आजन्म, ये सभी, इसमें क्या होगा आंसर? अब यहाँ पे आप देखिए कि कौन सा अव्ययी भाव समास है, श्रद्धापूर्वक है या प्रतिवर्ष है। जो अव्ययी भाव समास होते हैं उसमें पहला पद अव्यय हो जाता है सर, तो पहला पद अव्यय हो जाता है तो मतलब प्रति लगा है, तो प्रति वर्ष है, मतलब वर्ष के अनुसार है। यह क्या है, आजन्म है, जन्म के अनुसार है। और जैसे लिखा जाता है यथाशक्ति लिखा जाता है, यह भी अव्ययी भाव होता है, मतलब शक्ति के अनुसार होता है। यहाँ पे श्रद्धापूर्वक में कुछ लोग कंफ्यूज हो चुके होंगे, सर इसमें अव्ययी भाव होगा क्या? तो ये सभी इसमें आपका जो है बुक में आंसर सही दिया है। तो श्रद्धा पूर्वक है, श्रद्धा के पूर्वक हो जाता है, श्रद्धा के अनुसार हो जाता है, श्रद्धा के अनुसार हो जाता है या श्रद्धा पूर्वक हो जाता है, तो इसमें भी अव्ययी भाव माना जाता है। नेक्स्ट आपका 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ होता है? दत्तचित्त होता है या दत्तचित्ता होता है या ध्यानमग्न होता है या एकनिष्ठ होता है? तो 58 का आंसर दीजिए कि किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ होता है? तो दत्तचित्त हो जाता है, इसके लिए एक शब्द होगा दत्तचित्त। अब राग दरबारी उपन्यास के सर लेखक कौन हैं? शिव प्रसाद सिंह हैं, यशपाल हैं, अज्ञेय हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं। तो राग दरबारी के सर लेखक कौन हैं? तो श्रीलाल शुक्ल जो हैं, राग दरबारी उपन्यास है इसके लेखक कौन हो जाएंगे? श्रीलाल शुक्ल हो जाएंगे। 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है, या कि इसका क्या अर्थ होगा? 99 के फेर में पड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बहुत परिश्रम करना, धन संग्रह की चिंता में पड़ना, 99 रन बनाना या इनमें से कोई नहीं। तो 99 के फेर में पढ़ना का अर्थ क्या होता है? धन संग्रह की चिंता में पड़ना या बहुत परिश्रम करना या 99 रन बनाना। तो 60 का आंसर क्या होगा? धन संग्रह की चिंता में पड़ना। मतलब 99 के फेर में पड़ना, मतलब 99 है एक और हो जाए,
99 है एक और हो जाए। यह क्या है कि धन संग्रह मतलब 100 पूरे करने में वह कोई पता नहीं कितने 99 पूरे कर डाले, मतलब क्या है, धन संग्रह की चिंता में पड़ना, 99 के फेर में पड़ना। नेक्स्ट आपका 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन 61 में अब देखते हैं क्या है कि गौरी शंकर में सर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है। अब यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अभी हम जैसे आंसर बताएंगे, क्योंकि हम भी इस में कुछ कंफ्यूज हुए थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो आपको इसको भी सोल्यूशन बताएंगे। आपको बता दें इसमें सर द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास कैसे हो जाता है? गौरी और शंकर, गौरी जो होता है और शंकर मतलब क्या होता है? जिसमें हाइपन लगा हो, मतलब जिसमें हाइपन लग जाता है या और लग जाता है तो क्या हो जाता है? वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाता है। तो गौरी और शंकर दोनों पद सर्वप्रधान हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। पर यहाँ पे जैसे लिखा जाता है माता और पिता, माता और पिता लिखा जाता है, यह भी द्वंद्व समास होता है। इसमें भी जैसे माता पिता लिख दिया जाता है, तो क्या माता और पिता होता है। गौरी और शंकर मतलब दोनों पद ही प्रधान है, तो यहाँ पे भी द्वंद्व समास आपका होगा। चतुरानन में कौन सा समास है? मतलब तीसरा अर्थ दे रहा हो, बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा। चतुरानन का अर्थ क्या होता है? मतलब अर्थात ब्रह्मा होता है। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर है 63 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? स्त्री का पर्यायवाची शब्द सर कौन सा होता है? स्त्री का पर्यायवाची आप बताइए कि कौन सा होगा इसमें से? वामा होगा, वनिता होगा, तेय होगा या शकुंत होगा? जो इसमें आपका है शकुंत जो है आपका नहीं पर्यायवाची होगा, जबकि वामा, वमिता और ती जो होते हैं या स्त्री के पर्यायवाची होते हैं। शकुंत सर किसका पर्यायवाची होगा? तो शकुंत सो है सब पक्षी का पर्यायवाची होता है, जैसे बिहखग, बिहग और शकुंत या सब किसके पर्यायवाची हैं? तो सर पक्षी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट आपका क्या है कि कौन स्थायी भाव है सर? तो स्थायी भाव सर कितने होते हैं? मतलब स्थायी भाव की संख्या सर कितनी होती है? तो स्थायी भाव की संख्या सर कितनी होती है? 11 स्थायी भाव होते हैं आपके। और रस कितने होते हैं? रस वैसे तो 9 होते हैं, पर भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी होती है सर? तो रस की संख्या 8 होती है। शांत रस को भरत मुनि जो है रस की संज्ञा में सम्मिलित नहीं करते हैं। आपसे यहाँ पूछा गया कौन सा स्थायी भाव है? शंका है, आलस्य है या अमरस्य है और यह वात्सल्य है। तो 64 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो वात्सल्य जो है यह स्थायी भाव हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है? 65 नंबर क्वेश्चन है रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 22 होती हैं, 24 होती हैं, 28 होती हैं या 16 होती हैं? तो 24 मात्राएं होंगी या 28 मात्राएं होंगी, इसमें आप बताने का प्रयास कीजिए। 65 का क्वेश्चन क्या होगा? तो 24 मात्राएं सर क्या होती हैं? रोला होती हैं। अब आपको बता दें ये कैसे याद करना है। रोला जब ऐसे आप लिखेंगे तो यह 24 की आकृति ही लग रहा है, जैसे आपको क्या लग रहा है? यह 24 ही लग रहा है। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, रोला क्या है? 24 मात्राएं होती हैं, इस तरह आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? एक छंद का उदाहरण नहीं है, मतलब छंद का उदाहरण नहीं है। तो छंद के उदाहरण सर कौन है? दोहा है, सोरठा है, बरवे है। पर रूपक सर क्या है? रूपक आपका अलंकार हो जाता है, तो यह छंद का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या है? 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है, इसे क्या कहा जाता है कि एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है। सर सबके निष्पत्ति से जो है रस की चर्चा मिलती है, पर इसके निष्पत्ति से जो है चर्चा नहीं मिलती है रस की। मतलब विभाव से भी चर्चा मिलेगी, अनुभाव से मिलेगी, व्यभिचार से भी मिलेगी, पर अलंकार से जो है रस निष्पत्ति की चर्चा जो है वह नहीं मिलती है। यह 67 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है? 68 नंबर क्वेश्चन है कि ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाता है? मुंह में राम बगल में छुरी, आगे नाथ न पीछे पगहा, एक पंथ दो काज, अधजल गगरी छलकत जाए। 68 का आंसर क्या होगा? तो मुंह में राम बगल में छुरी मतलब ऊपर से मित्र और भीतर से शत्रुता, तो यह के इसका अर्थ क्या एक होगा? लोक व्यक्ति का उदाहरण मुंह में राम और बगल में छुरी कह सकते हैं इसके लिए। अब क्या है? कौन सा शब्द अलंकार का
है। शब्द अलंकार मतलब अलंकार सर कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार कितने प्रकार के होते हैं सर? संधि 3 प्रकार की, अलंकार 3 प्रकार के। सर अर्थ अलंकार कौन होता है? शब्दालंकार होता है सर, शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है मतलब अर्थालंकार होता है, और उभयालंकार होता है। यह 3 अलंकार होते हैं। आपसे पूछा जाए संधि कितनी होती है सर, तो संधि भी 3 प्रकार की होती हैं। आपसे पूछा जाए रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर सर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से आपसे पूछा गया अर्थालंकार सर कौन सा नहीं है, 70 का आंसर क्या होगा? वक्रोक्ति है, यमक है, श्लेष क्या है, तो अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है। यह किसके उदाहरण होते हैं? 70 का आंसर दीजिए। अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, यह किसके होते हैं सर? शब्द अलंकार के होते हैं। पर स्वाभाविक जो है यह अर्थालंकार का उदाहरण होता है। नेक्स्ट आपका 71 नंबर क्वेश्चन है कि संचारी भाव का उदाहरण क्या होता है? संचारी भाव आपको बता दें, संचारी भाव की संख्या सर कितनी होती है? संचारी भाव की संख्या सर 33 होती है। पर स्थायी भाव की संख्या जो आपको बताए थे अभी हम, वह क्या होती है? 11 होती है। स्थायी भाव की संख्या 11 होती है, संचारी भाव की संख्या सर 33 होती है। अब इसमें क्या पूछा गया है? संचारी भाव का उदाहरण क्या है? उत्साह है, भय है, रति है, गर्व है। तो 71 का आंसर क्या होगा? यह गर्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है? विभर रस का स्थायी भाव सर क्या होगा? विभर रस का स्थायी भाव सर क्या होगा? तो विभर रस का स्थायी विस्मय होगा, क्रोध होगा, जुगुप्सा होगा या शोक होगा। तो विभर रस का स्थायी भाव जो होता है आपका जुगुप्सा हो जाता है। पर आपसे पूछा जाए करुण रस का स्थायी भाव सर क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है? तुलसीदास जी की रचना नहीं है, तुलसीदास जी की रचना नहीं है। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है, कवितावली तुलसीदास जी की है, और विनय पत्रिका जो है तुलसीदास जी की है। पर साहित्य लहरी जो है यह तुलसीदास जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द सर शुद्ध है? आपको बता दें विभीषिका दिवस भी मनाया गया था जो 14 अगस्त को मनाया गया था। भारत पाकिस्तान विभाजन में लोगों को जो नुकसान हुआ था उसके बारे में मनाया गया था। तो उस विभीषिका का अर्थ सर क्या होता है? तो आपको बता दें यह विभीषिका होता है, यह वाला विभीषिका होता है, यह विभीषिका लिखा जाता है। तो यह विभीषिका किस में लिखा गया है? यह विभीषिका किस में लिखा गया है सर? ए में या बी में या सी में? तो आपको बता दें यह किस में लिखा गया है? यह सी में आपके लिखा गया है। 74 का सी हो जाता है। नेक्स्ट आपका 75 है, यदि वर्षा न होती तो नदियां सूख जाती, यदि वह न आता तो यह कार्य न होता। मतलब क्या है कि संदेह होता है या संकेत होता है, विस्मयाद होता है। तो विस्मयादयोदक का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, विधि का कोई प्रश्न नहीं उठता। अब इसमें दो में आप फंस सकते हैं, संदेहवाचक होगा या संकेतवाचक होगा। तो आपको बता दें यदि वर्षा न होती तो नदियां सूख जाती, यदि मेढक न टरटराते मतलब मेढक जो है न टरटराते तो बारिश न होती। यह सब कौन से वाक्य होते हैं? यह सब संकेतवाचक वाक्य होते हैं। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर क्या है कि घनिष्ठ मित्रता जो है का मुहावरे का अर्थ सर क्या होगा? तो आस्तीन का सांप होगा, गांठ का पूरा होगा, दांत काटी रोटी होगा, आंखों का तारा होगा। 76 का आंसर क्या होगा? तो दांत काटी रोटी मतलब घनिष्ठ मित्रता है उनकी, एक दांत काटी रोटी है। तो यह क्या होता है? घनिष्ठ मित्रता का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दांत काटी रोटी। नेक्स्ट आपका क्या है? उपसर्ग क्या होता है सर? उपसर्ग अभी बताए हैं, शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं, शब्द के पहले लग जाते हैं। तो आपको बता दें एक शब्द होता है परिवार, परिवार एक शब्द होता है, उसमें कौन सा उपसर्ग सर जुड़ गया? उसमें सा उपसर्ग जुड़ गया तो सा परिवार हो जाता है यह शब्द। तो सा परिवार मतलब सा उपसर्ग यहाँ पे लगा है। नेक्स्ट आपका 78 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि जिस पर विश्वास किया गया हो सर उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विश्वास पात्र होगा, विश्वस्त होगा या विश्वासी होगा या विश्वसनीय होगा। तो 78 का आपका बता दें विश्वस्त हो जाएगा, जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए एक शब्द जो होता है विश्वस्त हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है कि निम्नलिखित में से हर्ष का विलोम क्या होगा? हर्ष का विलोम सर विषाद होगा, खेद होगा, वेदना होगा या दुख होगा। हर्ष का विलोम क्या होगा? तो आप लोग कुछ लोग बता देंगे दुख होगा, गलत तो हो जाएगा सब। हर्ष का विलोम क्या होगा? विषाद होता है। नेक्स्ट आपका 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
80 नंबर जो क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि इसमें हेरम्ब किसका पर्यायवाची सर है, हेरम्ब किसका होता है। आपको बता दें यह हेरम्ब जो होता है यह गणेश जी का पर्यायवाची होता है। आशुतोष सर किसका होता है, आशुतोष शिव का पर्यायवाची होता है। हेरम्ब सर किसका होता है, तो 80 का जो आपको गणेश जी का होता है। गणेश जी का और कौन सा पर्यायवाची होता है, लंबोदर होता है, लंबोदर होता है। अब आपको बता दें विष्णु का पर्यायवाची क्या होगा, या आपको विष्णु का आपको दो पर्यायवाची कमेंट सेक्शन में जरूर बताने हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता वह समास क्या होते हैं। सर समास होता है, समास को कहा ही जाता है कि जो विग्रह कर दे शब्दों के, जो होता है कि जो शब्दों का विग्रह हो जाता है, कि समास क्या होता है, शब्दों को सर अलग अलग कर दे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, अपवाद मान लीजिए किस पदों में विग्रह नहीं होता वह कौन सा समास होता है, तो वह अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यथाशक्ति आपको दिया गया, यथाशक्ति दिया गया, इसमें सर आप जानते हैं कि अव्ययी भाव समास है। अब क्या है, इसको तोड़ा नहीं जाता, अलग नहीं किया जाता, बल्कि कहा जाता है शक्ति के अनुसार कहा जाता है, शक्ति के अनुसार कहा जाता है, मतलब शब्द ही बन गया। तो यह क्या है, तोड़ा नहीं गया पर शब्द बन गया। तो इसमें क्या है कि जिस पदों में विग्रह नहीं होता वह कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन है कि किस संधि का उदाहरण है। संधि आपको बताइए तीन होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसमें पूछा गया है कि सूर्योदय में किस संधि का उदाहरण है। तो आपको बता दें सूर्य एक शब्द होता है, प्लस क्या होता है, उदय होता है, उदय होता है। यहाँ पे क्या मिला, सूर्योदय हो गया। तो जब सूर्योदय हुआ तो ए ओ अर आ जाता है। तो इसमें क्या होता है सर, तो गुण स्वर संधि जो होता है, सूर्योदय मतलब ए ओ अर आ जाए, जैसे महर्षि आ जाए, महर्षि आ जाए, तो यह भी क्या होता है, गुण स्वर संधि का उदाहरण होता है। तो यहाँ पे क्या है, गुण स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट आपका 83 नंबर क्वेश्चन है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा होता है। अब आपको यहाँ बता दें सड़क अच्छी होती है, किताब अच्छी है, किताब रखी है, यह ऐसे होता है। नाक क्या है, नाक क्या है, मतलब नाक क्या है, ऊंची है या ऊंचा है, तो नाक ऊंची है, मतलब क्या है। दही अच्छा है, अच्छी है, तो दही अच्छा होता है, तो दही क्या है, पुल्लिंग होता है। और यह तीनों आपको बता दें सड़क स्त्रीलिंग होता है, किताब रखी है मतलब स्त्रीलिंग होता है, और नाक जो है ऊंची है, ऊंचा नहीं होता, यह तीनों आपके स्त्रीलिंग होते हैं, जबकि दही क्या होता है, पुल्लिंग होता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर 84 नंबर क्वेश्चन है, अभिकारी शब्द नहीं है। अभिकारी शब्द मतलब क्या होता है सर, अव्यय होता है। अभिकारी शब्द क्या होता है, अव्यय होता है। अब आपको बता दें कौन सा शब्द अभिकारी नहीं है, हाथी है, यहाँ है, इधर है, उधर है, तो यहाँ उधर उधर जितने भी शब्द होते हैं यह सब अव्यय अभिकारी अव्यय होते हैं। पर आपको बता दें हाथी जो है यह अव्यय या अभिकारी नहीं है। 85 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाची विशेषण नहीं है। मतलब अनिश्चित संख्यावाची विशेषण नहीं है, यहाँ नहीं पे ध्यान देना है कि नहीं है। कुछ लोग कहेंगे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण मतलब यह भी यह ऐसे मान कर दे देंगे, पर यह गलत हो जाएंगे। जिसमें पूछा नहीं है मतलब तीन है अनिश्चित संख्यावाची, तो कुछ भैया अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है, कई जो होता है अनिश्चित संख्यावाची होता है, सब कुछ अनिश्चित होता है, पर जो 10 होता है यह निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। नेक्स्ट आपका 86 नंबर क्वेश्चन है कि संज्ञा कौन सी होती है सर। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितनी प्रकार की होती है सर, 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट आप में क्या पूछा गया कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। मतलब आदमी जो कहते हैं तो आदमियों की पूरी जाति आ जाती है। मतलब कौन आदमी होता है, बड़े आदमी, गरीब आदमी, अमीर आदमी, मतलब आदमियों की पूरी जाति आ गई, तो मतलब जातिवाचक संज्ञा होती है। औरत क्या होती है भैया, औरत कौन सी होती हैं, औरत कई प्रकार की औरत होती हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, पूरी औरतों की जाति आ जाती है। विद्यार्थी कौन होता है सर, बुद्धिमान विद्यार्थी, शरारती विद्यार्थी, तो यह क्या होता है, विद्यार्थियों की पूरी जाति आ जाती है। पर भारत सर एक ही होता है, भारत एक ही होता है, तो भारत क्या है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। नेक्स्ट आपकी 87 नंबर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कौन सा है कि तत्सम शब्द बताइए। इसमें तत्सम शब्द कौन सा होता है सर, तो इसमें जो दिया गया है इन्होंने ए आंसर दिया था, पर यह बिल्कुल ये शायद दिया था या बी दिया था, ऐसे कुछ इन्होंने आंसर दिया था बुक में, तो इनके बुक का जो है आपको बता दें यह गलत हो जाता है। यह जो औरत जो है यह अरबी शब्द होता है, यह अरबी शब्द, या सर्च कर लेना आप, अरबी
शब्द होता है, पर इन्होंने बता दिया था इसे तत्सम शब्द बता दिया, तो ये गलत हो जाता है। और हमने सोचा कि विद्यार्थी होगा, तो इन्होंने भैया छात्र जो होता है यह भी नहीं होगा, क्योंकि छात्र जो होता है वह तत्सम होता है, और जबकि विद्यार्थी क्या होता है, तद्भव होता है, तो विद्यार्थी तद्भव होता है। और इसमें जो है यह प्रश्न गलत मान लिया जाएगा। यह जो बुक का प्रश्न है यह प्रैक्टिस सेट 4 में 87 का प्रश्न गलत है। नेक्स्ट आपका क्या है, 88 नंबर क्वेश्चन है, किस स्वर का जो है, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है, आ है, ए है, वो है। तो आपको बता दें कि आ की कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, पर आ की मात्रा चिन्ह होता है। और ए जो है, ए का आपको उच्चारण स्थान बता दें, यह क्या होता है, कंठ तालव्य होता है। ए का उच्चारण स्थान सर क्या होता है, कंठ तालव्य होता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी जो होता है, बिहार की राजधानी बिहारी किस बोली में, जो बिहार की राजधानी पटना है, या बिहारी बोली क्या होता है, तो बिहारी बोली में सब 3 बोली आती हैं, मगही आती है, मगही आपकी आती है, और मैथिली आती है, और भोजपुरी आती है। अब जो पटना है यह किस क्षेत्र में स्थित है, तो मैथिली में है, या भोजपुरी में है, या मगही में है, तो 89 का क्या हो जाएगा, मगही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना जो है यह बिहारी बोली क्षेत्र में मगही में स्थित है। अब 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सर क्या अर्थ होगा, खूब प्रकाशित होना, थोड़े दिन का सुख होना, मतलब खत्म होना, बेफिक्र होना। तो 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ होता है थोड़े दिन का सुख, मतलब 4 दिन का ये सब है, 4 दिन की चांदनी है, मतलब थोड़े दिन का सुख है। नेक्स्ट आपका 91 नंबर स्क्रीन पर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि यथार्थ में कौन सा समास है, किस समास का उदाहरण है। यथार्थ जो है आपको बता ही दिए, यथाशक्ति आ जाए, यथा से रिलेटेड आ जाए तो क्या होगा, अव्ययी समास होगा, क्योंकि अव्यय हो जाता है यथा। तो क्या है 91 का कौन सा होगा सर, 91 का सर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, मुंह तोड़ शब्द में सर कौन सा समास है, तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं हल कर पाएंगे। आपको बता दें जब कोई समास ना हो तो आप तत्पुरुष समास लगा दीजिएगा। अब आपको बता दें द्वंद्व समास क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी समास पहला पद अव्यय होता है। कर्मधारय समास विशेषण विशेष वाला समास या उपमान उपमेय वाला समास होता है। पर आपको बता दें इसमें तो कुछ नहीं मिला 3 से रिलेटेड, तो क्या हो जाएगा सर, मुंह तोड़ में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है, पाप पुण्य में कौन सा समास होता है, हाइपन लगा है, तो हाइपन लगा है तो पाप और पुण्य होता है। पाप और पुण्य हो गया, मतलब पाप और पुण्य हो गया तो दोनों पद प्रधान होते हैं सर इसमें, तो क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दाजू कहानी किसकी रचना है, यशपाल की, शेखर जोशी की, बटरोही की, या अमरकांत की। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा सर, शेखर जोशी की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट आपका 95 नंबर क्वेश्चन है कि जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है। जूही की कली जो है किस कवि की रचना है, तो निराला की रचना हो जाती है। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है, तो निराला की रचना यह हो जाएगी। यामा सर किसकी रचना है, तो यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना हो जाती है। सुमित्रा नंदन पंत कौन होते हैं, या प्रकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है। 2020 बीएड इंट्रेंस में आपसे पूछा गया है प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, ऋण जल धन सर किसका रिपोर्टाज है, ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है, तो 96 का आंसर सर क्या होगा, फणीश्वरनाथ रेणु का है, या शिव प्रसाद सिंह का है, या शिवपूजन सहाय का, या रामवृक्ष बेनीपुर का। तो ऋण जल धन जल फणीश्वरनाथ रेणु का रिपोर्टाज हो जाता है। नेक्स्ट आपकी रेणु की रचना सर, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना नहीं है 97 में, तो मैला आंचल तो प्रसिद्ध रचना इनकी है कि मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की है। परती पर कथा की सर किसकी है, तो परती पर कथा भी इनकी है। पलटू बाबू रोड भी इनकी है, पर देहाती दुनिया जो है इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या है 98 नंबर क्वेश्चन है कि काव्य की आत्मा अक्सर किसे कहा, केशव दास मतलब केशव बाबू ने जो है किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा था। 98 नंबर, तो अलंकार को इन्होंने काव्य की आत्मा कहा था। केशवदास ने काव्य की आत्मा किसे कहा, अलंकार को कहा। अब इसमें से शुद्ध शब्द बताइए, शुद्ध शब्द क्या होता है आपको बता दें, प्रवेश वाला इसमें प्रा होगा,
प्रवेश जैसे लिखा जाता है। अब आपको बता दें प्रवज्या, ये वाला प्रवज्या होगा, प्रवज्या, तो ये वाला शुद्ध होगा। तो यह किस में दिया गया है, इसमें तो इसमें किसी में नहीं दिया गया है, यह पहला नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है 100 नंबर, तुम खाओ, मतलब यह पूरा प्रैक्टिस सेट आपको समाप्त कर दिया गया है कि तुम खाओ क्या होता है, किस प्रकार का वाक्य होता है, तुम खाओ निषेधा वाक्य होता है, प्रश्नवाचक अगर लगा होता तो सर प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता, इच्छा मतलब आशीर्वाद कोई दिया जा रहा होता या भगवान से कोई कामना की जा रही होती तो इच्छावाचक होता है, और इसमें निषेधा तक मतलब नहीं का होता कोई तो निषेधावाचक हो जाता, पर यहाँ पे क्या है आज्ञा का है, तुम खाओ, तुम जाओ, तुम आओ, तुम कब, तुम आओ, तुम जाओ, तुम खाओ, तुम यहाँ आओ, मतलब क्या है यह आज्ञा दी जा रही है। यह आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, यह प्रैक्टिस सेट 4 था, यह जो है यह आपको टाइम पर उपलब्ध नहीं हो पाया था, फिर हमें आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस सेट 5, 6, 7 इसलिए प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसी तरह यह अरिहंत के प्रैक्टिस सेट थे, इसमें आप कंटेंट मत कहना कि लो है या हाई है, क्योंकि अरिहंत के प्रैक्टिस सेट है, जब हम अपना लेवल कराएंगे तब देख लेना कि कैसा लेवल होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप पुराने हैं तो चैनल को लाइक करके और भैया लोगों के पास भेज दीजिए कि हाँ भैया बी एड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।